गुड मॉर्निंग। आज हम LCR सर्किट्स की बात करेंगे। LR सर्किट को बैटरी के अक्रॉस लगा के ग्रोथ ऑफ करंट होता है वो हम कर चुके हैं, और वो ग्रोथ ऑफ करंट जो है उसके लिए एक टाइम कांस्टेंट है। दैट टाइम कांस्टेंट वाज L/R। इसी प्रकार RC सर्किट के लिए भी किया है। अब हम क्या करते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक कैपेसिटर है, इसको चार्ज कर दिया और बैटरी हटा दी, और इस कैपेसिटर के अक्रॉस इंडक्टर लगा दिया L, ये C है। तो क्या होगा? अब इंडक्टर क्या है? इंडक्टर तो बेसिकली एक वायर है इन अ पर्टिकुलर शेप। तो ये चार्ज कोशिश करेगा इधर से आने का। अब जब चार्ज इधर से आएगा तो करंट फ्लो कर रहा है, इनिशियली कोई करंट नहीं है। तो जैसे जैसे करंट बिल्डअप हो रहा है इसके अंदर, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप हो जाएगा। वो इंड्यूस्ड ईएमएफ उस करंट को अपोज करेगा, यानी दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी अलोंग दिस डायरेक्शन, है ना। तो थोड़ी देर बाद की क्या स्थिति होगी? बेस्ट तरीका है इक्वेशन लिख के देखते हैं। इक्वेशन ऑफ ईएमएफ यहां से शुरू किया, यू गो फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। और यहां क्या हुआ? चूंकि ईएमएफ अपोज कर रहा है तो यू आर गोइंग फ्रॉम हायर टू लोअर, एंड यू आर बैक हियर। बट नोट कि यहां पर चार्ज कम होता जा रहा है, सो I इज माइनस dq by dt. As a result, this quantity is L dq by dt square. इसी इक्वेशन को दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे? We know that the total energy stored वो कितनी होती है? हाफ CV स्क्वायर। और इंडक्टर के अंदर दिस इज टोटल एनर्जी। आइसोलेटेड सिस्टम है, कोई रेसिस्टेंस नहीं है, कोई लॉस नहीं है, तो du by dt जो होगा that will give me C. Let me write this as Q square upon 2C. This will give me 1 upon 2C. And you get back the same equation. And what is the solution of this equation? Solution is Q is equal to sum Q cos omega t plus phi. क्योंकि यदि मैंने ऐसी स्थिति से शुरू किया कि इनिशियली ये इस पे पूरा चार्ज है, सो चार्ज इज मैक्सिमम, सो एट टाइम t इज इक्वल टू 0, Q इज इक्वल टू कैपिटल Q, phi भी 0 हो गया। बट जनरल सोल्यूशन ये हो गया। नाउ द मोमेंट ये जो सोल्यूशन है, इस इक्वेशन का सोल्यूशन है, ओमेगा क्या है? ओमेगा इज द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ऑफ व्हाट? फ्रीक्वेंसी ऑफ चार्ज कैसे ऑसिलेट करता है। माने ये चार्ज क्या होगा? इधर फ्लो करेगा, करंट आएगा, यहां चार्ज 0 हो गया। जब यहां चार्ज 0 हो गया, उसके बाद भी करंट इधर कंटिन्यूअसली फ्लो करता रहेगा। तो जब करंट इधर फ्लो करता रहेगा तो थोड़ी देर बाद ये इसको चार्ज करना शुरू कर देगा। यहां पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब वापस कैपेसिटर के अंदर चार्ज मैक्सिमम हो गया, इंडक्टर में करंट 0 हो गया, तो फिर ये पॉजिटिव चार्ज जो है इधर से करंट फ्लो करेगा, है ना। एंड दिस प्रोसेस विल कीप ऑन कंटिन्यूइंग, विच मीन्स एनर्जी स्टोर्ड जो है यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, ये ऑसिलेट करती रहेगी। और ऑसिलेट किस फ्रीक्वेंसी से करेगी? वो ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी है ओमेगा। इस इक्वेशन को फाई को 0 कर दीजिए, इसमें सब्स्टिट्यूट कीजिए, एंड यू विल गेट ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट LC। और इसको कहते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ LC सर्किट, विच मीन्स एक बार कैपेसिटर को चार्ज करके ऐसे छोड़ दिया, दिस विल कीप ऑन ऑसिलेटिंग टिल इंफिनिटी, प्रोवाइडेड द रेसिस्टेंस इज 0. सो यदि रेसिस्टेंस 0 नहीं है, क्योंकि रेसिस्टेंस कभी भी 0 नहीं हो सकता, ऐसी स्थिति में क्या होगा?
तो उसकी वजह से कुछ एनर्जी डिसिपेट होगी, और वो जो एनर्जी डिसिपेट होगी वो कितनी होगी, दैट इज व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट. सो द एनर्जी विच इज डिसिपेटिंग इज माइनस आई स्क्वायर आर. क्यों माइनस? बिकॉज इट इज अ डिक्रीज. नाउ दिस शुड बी इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट करके जो इक्वेशन हमने लिखा था, इसको भी सॉल्व कर सकते हैं. जब इसको सॉल्व करते हैं तो इसका सॉल्यूशन आता है where ये जो ओमेगा प्राइम है, दिस ओमेगा प्राइम इज ओमेगा स्क्वायर माइनस, तो रेसिस्टेंस की वजह से जिस फ्रीक्वेंसी से वो ऑसिलेट कर रहा है वो फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी कम हो गई. कर तो अब भी रहा है ऑसिलेट. तो ये फैक्टर क्या करता है? ये फैक्टर ये बताता है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन जो है वो कम होता जाएगा. कैसे समझें इसको? मान लीजिए चार्ज को प्लॉट करते हैं एज अ फंक्शन ऑफ टाइम. इनिशियली कितना था? मैक्सिमम, नेगेटिव. ये कब है? जब रेसिस्टेंस नहीं था. तो ये कब है? ये स्थिति तब है जब हमारे पास वो एक्सपोनेंशियल वाला फैक्टर नहीं है और चार्ज ऑसिलेट करता है कैपेसिटर पे, जैसा हमने देखा. जैसे ही रेसिस्टेंस ऐड कर दिया तो ये जो क्यू है, मैक्सिमम वैल्यू क्यू, ये क्यू, ये मैक्सिमम वैल्यू टाइम के साथ कम होती जाएगी. विच मीन्स ये मैक्सिमम वैल्यू यहां नहीं रह के और ये यहां आएगी और यहां हर बार थोड़ा सा कम होता जाएगा. नॉट ओनली दैट, फ्रीक्वेंसी में भी जरा सा फर्क है. तो ये एग्जैक्टली यही सेम टाइम पीरियड नहीं रहेगा. फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी कम हो गई यानी टाइम पीरियड थोड़ा सा बढ़ गया. तो इफेक्टिवली क्या होगा? ये ऑसिलेशंस जो हैं होंगे ऑसिलेशन, बट दीज आर डैम्प्ड ऑसिलेशंस. और कैसे होंगे डैम्प? बिकॉज ऑफ द रेसिस्टेंस. ठीक है. एनर्जी को क्या होगा? जब तक ये नहीं थी रेसिस्टेंस, तो यदि मैं एनर्जी को प्लॉट करूं टाइम के साथ, देन आई विल से तो इनिशियली तो कैपेसिटर फुली चार्ज था, सो टोटल एनर्जी वाज विद द इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो धीरे 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 जीरो हो गई एंड टोटल एनर्जी वाज मैग्नेटिक एनर्जी विद द इंडक्टर. फिर ये बढ़ गई, ये कम हो गई, और ये ऑसिलेशंस ऐसे. और जैसे ही रेसिस्टेंस लगाया तो टोटल एनर्जी अभी तो कांस्टेंट है, सम ऑफ दिस प्लस दिस इज इक्वल. बट जैसे ही रेसिस्टेंस लगाया देन द टोटल सम इज नॉट अ कांस्टेंट, इट कीप्स ऑन डिकेइंग. तो लेकिन जैसा हमने कहा रेसिस्टेंस तो होता है, और ये जो एनर्जी लॉस होता है इसको कंट्रोल कर सके किसी तरह, तो उसके लिए क्या करें? चलिए देखते हैं. सीधी सी बात है, एक बैटरी लगा देते हैं. और सपोज आपने एक बैटरी लगा दी और फिर आपने कहा ये मेरा L है, ये मेरा C है, ये मेरा R है. तो क्या होगा? बैटरी करंट एस्टैब्लिश करने की कोशिश करेगा, इसमें कुछ करंट होगा. इंडक्टर ये तो कुछ करता ही नहीं है, बेसिकली कनेक्टिंग वायर है, तो करंट एस्टैब्लिश होगा इसके अंदर. और यहां ये कैपेसिटर चार्ज होता जाएगा. जैसे जैसे कंटिन्यूअसली कैपेसिटर चार्ज होता जाएगा, थोड़ी देर पश्चात एक स्टेडी स्टेट आ जाएगी. स्टेडी स्टेट में क्या होगा? कैपेसिटर इज फुली चार्ज, एंड हाउ मच इज द चार्ज ऑन द कैपेसिटर? सच दैट ये ईएमएफ जो है और कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है
विच इज Q। ये और ये बराबर हो जाएंगे, ये और ये बराबर हो गए तो स्टेडी स्टेट हो गई, कुछ नहीं हो रहा, नथिंग हैपनिंग, कोई ऑसिलेशंस नहीं है। तो ये क्या चक्कर हुआ, जब बैटरी नहीं थी तो ऑसिलेशंस हो रहे थे, और जो डिसिपेशन हो रहा था उसको रोकने के लिए हमने बैटरी लगा दी तो ऑसिलेशंस नहीं हो रहे। ऐसा क्यों? एज यू कैन सी यहां पर वोल्टेज इतना डेवलप हो गया जो इसके बराबर है, इसलिए सर्किट के अंदर करंट 0 है। तो इंस्टेड ऑफ दिस हम एक दूसरा काम कर सकते हैं। वो क्या? सर्किट एलसीआरई लेते हैं, लेकिन इसके अक्रॉस हम एक ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ लगाते हैं। such that E is equal to some maximum। तो ये ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ क्या है? जब बैटरी होती है तो सर्किट में करंट होता है, और हम देख चुके हैं कि ये करंट डेंसिटी होती है विच इज NE इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और करंट डेंसिटी इंटू एरिया इज वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया, दैट इज द करंट, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द ऑर्डर ऑफ और जब हमने यहां पर एक ऑल्टरनेटिंग करंट लगा दी, जब हमने यह ऑल्टरनेटिंग करंट लगा दिया जो इस फ्रीक्वेंसी से चेंज हो रहा है, इसका मतलब है करंट इधर और फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, ऐसे कंटिन्यूअसली डायरेक्शन चेंज करता रहेगा। और डायरेक्शन कितनी फ्रीक्वेंटली चेंज करेगा? डिपेंडिंग अपॉन दिस फ्रीक्वेंसी। और हमारे देश में ये जो फ्रीक्वेंसी है ओमेगा, दिस इज 2 पाई f एंड f इज 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज मींस 50 पर सेकेंड, विच मींस ये जो डायरेक्शन चेंज कर रहा है करंट, ये एक सेकेंड में 100 बार कर रहा है। यदि ये एक सेकेंड में 100 बार डायरेक्शन चेंज कर रहा है और एक सेकेंड में ये 10 टू द पावर ऑफ -4 मीटर 5 मीटर चलता है, तो हर फ्रीक्वेंसी में ये इलेक्ट्रॉन कितना चलेगा? टिक 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 टिक। तो इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं करेगा, और इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं करेगा, इफेक्टिवली मूव ही नहीं करेगा, तो आगे क्या होगा? हाउ 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 डज इट वर्क? सो इसको वर्क करने के लिए यदि आपने यहां एक बल्ब लगा दिया जो रेसिस्टेंस है, उसको लिए इस इलेक्ट्रॉन को यहां तक पहुंचने की जरूरत नहीं है। फिर क्या जरूरत है? फिर यह जरूरत है कि जैसे ही मैंने ये सोर्स लगा दिया तो इसका सिग्नल जो है वो ट्रैवल करता है एट नियरली द स्पीड ऑफ लाइट। तो वो यहां पर भी ऑलमोस्ट इमीडिएटली डिपेंडिंग अपॉन द स्पीड ऑफ लाइट, और ये डिस्टेंस, यहां पे भी सिग्नल पहुंच जाएगा। और वो जब सिग्नल पहुंचेगा, जब वो इलेक्ट्रॉन्स इनको एनर्जी देंगे, दैट इज व्हाट विल लाइट अप द बल्ब। सो उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। बट इंटरेस्टिंग बात क्या है, यदि मेरा ईएमएफ ये है तो सर्किट में कुछ करंट भी होगा। तो हम लिख देते हैं करंट I is equal to sum I m maybe sin omega t minus phi। ये phi क्या है? ये phi ये बताता है कि जरूरी नहीं है कि ईएमएफ और करंट साथ साथ चले। सर ऐसा तो हमने कभी सुना ही नहीं। इसलिए नहीं सुना क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट पहले पढ़ा ही नहीं, और ऑल्टरनेटिंग करंट का प्रभाव यहां पर क्या होगा ये देखना पड़ेगा। तो यदि मेरे पास ये ऑल्टरनेटिंग करंट का सोर्स है और यहां एक रेसिस्टेंस है, ये वोल्टेज अक्रॉस द रेसिस्टेंस हो गया, और करंट कितना है? सम करंट। आई कांट पॉइंट आउट द डायरेक्शन ऑफ करंट बिकॉज करंट दोनों डायरेक्शन में है, सो आई कांट पॉइंट आउट द डायरेक्शन ऑफ द करंट, सो टू स्पीक। दोनों डायरेक्शन में, मतलब ये पॉजिटिव नेगेटिव ऑसिलेट कर रहा है। सो E इज इक्वल टू, जैसा हमने लिखा, Em sin ओमेगा टी, and VR is some capital VR, पैरेलल में कनेक्टेड है, जो इनके बीच में होगा वो इनके बीच में होगा, और इस रेजिस्टेंस में करंट कितना होगा? IR विल बी I।
और ये आई आर साइन ओमेगा टी है, माने ये करंट और ये ईएमएफ साथ साथ चलते हैं। ये जो फाई की वैल्यू है, जो वहां लिखी फाई की वैल्यू, वो जीरो है। तो जब फाई की वैल्यू जीरो होनी थी तो लिखा ही क्यों फाई? इसलिए क्योंकि अभी मैंने सिर्फ रेसिस्टेंस देखा है। अब मैं क्या करता हूं, अब रेसिस्टेंस के बजाय और कैपेसिटेंस के अक्रॉस वोल्टेज कितना है? कैपेसिटेंस के अक्रॉस वोल्टेज इज ऑलवेज Q अपॉन C, एंड दिस शुड ऑलवेज बी इक्वल टू, तो करंट कितना होगा सर्किट में? करंट होगा I, which means ऐसे क्यों लिखा? दो वजह से। एक तो इसको और इसको कंपेयर करो तो फाई की वैल्यू दिख रही है -π/2, -5 इज इक्वल टू +π/2। दूसरा, करंट इज ऑलवेज ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस, तो ये जो क्वांटिटी है इसके डिमेंशंस क्या है? रेजिस्टेंस के, और इसको कहते हैं रिएक्टेंस, और चूंकि कैपेसिटर का है तो इसको कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, विच इज 1/ωc। यदि ओमेगा जीरो है सो दिस क्वांटिटी बिकम्स इनफाइनाइट। ओमेगा जीरो है मतलब आपका ऑल्टरनेटिंग करंट नहीं है, फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट करंट है, और डायरेक्ट करंट है उसके लिए ये क्वांटिटी इनफाइनाइट हो गई, इसलिए करंट इन द सर्किट विल वेरी सून बिकम जीरो। वो आप जानते ही हो, यदि डायरेक्ट करंट होता तो थोड़ी देर में कैपेसिटर चार्ज हो जाता, स्टेडी स्टेट में करंट इज जीरो। और जैसे जैसे ओमेगा की वैल्यू बढ़ती जाएगी वो ज्यादा करंट एनेबल करेगा। इफेक्टिवली इसका यह माने भी हुआ कि एसी सोर्स के अंदर करंट को पास करने के लिए कैपेसिटर बहुत मदद करता है, पर्टिकुलरली हाई फ्रीक्वेंसी हो उतना ज्यादा मदद करे। तो ये तो हुआ कैपेसिटर के अंदर। अच्छा, दूसरी बात, इसका क्या माने हुआ? ईएमएफ क्या बताता है? ये क्वांटिटी मैक्सिमम कब है? ये क्वांटिटी मैक्सिमम तब है जब ये π/2 है, और करंट मैक्सिमम कब होगा? जब ये क्वांटिटी π/2 होगी। ये क्वांटिटी π/2 होगी मतलब t इज इक्वल टू 0, और ये क्वांटिटी π/2 होगी मतलब t की वैल्यू कुछ हो गई, ओमेगा t इज इक्वल टू π/2, सो t इज इक्वल टू या t/4। तो करंट मैक्सिमम पहले ही हो गया, ईएमएफ मैक्सिमम थोड़ी देर बाद हुआ, यानी करंट ईएमएफ से आगे आगे चल रहा है, यानी इसको हम कहते हैं करंट इज लीडिंग द ईएमएफ। In a capacitor, current is in phase with EMF in a resistor. अब एक और डिवाइस बची है हमारे पास, इंडक्टर। उसमें क्या होगा? और इक्वेशन ऑफ ईएमएफ, so this voltage across this will be at any given time maximum voltage, ये साइन ओमेगा टी रहेगा। क्यों रहेगा साइन ओमेगा टी? क्योंकि इक्वेशन ऑफ ईएमएफ बताता है दैट टोटल इन द सर्किट इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस बिल्कुल बराबर होना चाहिए, इसलिए फेज डिफरेंस नहीं हो सकता। और हम ये भी जानते हैं कि VL is equal to L di/dt, which implies di/dt is equal to, और I is equal to
वांट टू राइट दैट ऑल्सो साइन ओमेगा टी के टर्म्स में लिखना चाहता हूं, सो आई विल राइट दैट एज आई इज इक्वल टू वोल्टेज कितना था, वोल्टेज ये रहा। तो ये मैक्सिमम कब होगा, जब ओमेगा टी पाई बाय 2 होगा, और ये मैक्सिमम कब होगा, जब ये क्वांटिटी पाई बाय 2 होगी, और ये क्वांटिटी पाई बाय 2 होगी मतलब ये क्वांटिटी पाई होगा, और ये क्वांटिटी पाई होगा मतलब टाइम और ज्यादा हो गया, यानी पीछे पीछे चल रहा है, यानी करंट वोल्टेज के पीछे चल रहा है। पहले वोल्टेज मैक्सिमम पे पहुंचेगा, उसके कुछ टाइम बाद करंट मैक्सिमम पे पहुंचेगा। सो वी से करंट इज lagging the EMF in an inductor. अलग अलग तीनों के अंदर क्या होता है ये देख लिया। अब तीनों के कंबाइन में क्या होगा उसको देखने के लिए एक काम करते हैं जिसको कहते हैं फेजर डायग्राम। फेजर क्या है, एक रोटेटिंग वेक्टर है। चूंकि करंट हमारा था सम आई एम, तो लेट मी डिनोट माय करंट हियर, ये मेरा करंट है, मैक्सिमम हो गया आई एम, और इसका जो प्रोजेक्शन होगा वो देगा मुझे एट एनी गिवन टाइम व्हाट इज द करंट। तो करंट ये वेक्टर है, ये ऐसे रोटेट कर रहा है, तो टाइम के साथ साथ किस फ्रीक्वेंसी से रोटेट कर रहा है, उस एंगुलर फ्रीक्वेंसी से। तो रेसिस्टेंस के अंदर करंट ये है, और रेसिस्टेंस के अंदर करंट इज इन फेज विद ईएमएफ, यानी रेसिस्टेंस के अंदर वोल्टेज जो है वो है ये रहा वी आर। करंट इज लीडिंग द ईएमएफ इन ए कैपेसिटर, यानी लीडिंग द ईएमएफ इन ए कैपेसिटर मतलब लीडिंग द वोल्टेज अक्रॉस ए कैपेसिटर। तो कैपेसिटर का जो वोल्टेज होगा वो कहां होगा, इससे 90 डिग्री पीछे होगा, और इंडक्टर का वोल्टेज इससे 90 डिग्री यहां होगा। तो रिजल्टेंट वोल्टेज क्या होगा एक एलसीआर सर्किट के अंदर, ये वोल्टेज ये रहा, इसके अक्रॉस वोल्टेज ये रहा, और इसके अक्रॉस वोल्टेज ये। तो इसको जैसे 3 नंबर जोड़ दें वो नहीं कर सकते, वेक्टर सम करना पड़ेगा। एज अ रिजल्ट जो रिजल्टेंट ईएमएफ है जो इसके बराबर होना चाहिए, दैट ईएमएफ विल बी ये तो पीक वैल्यू हो गई। और यही काम यदि हम करंट के लिए देखें तो क्या लिखेंगे, ओके आई मिस्ड वन थिंग कि करंट जो था इंडक्टर के अंदर दैट वाज VL, ये जो है इसके डिमेंशंस वही रेसिस्टेंस वाले हैं, और इसको भी कहते हैं रिएक्टेंस। फर्क क्या है, इसको कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, और डिनोट करते हैं XL से, वो था कैपेसिटर। नाउ दिस ऑल्सो मीन्स कि मैं इस इक्वेशन को लिख सकता हूं E इज इक्वल टू I XL माइनस I XC होल स्क्वायर प्लस I R होल स्क्वायर। और I इसको कहते हैं सर्किट का इंपीडेंस। डिमेंशंस वही रेजिस्टेंस वाले होंगे, तो इस पे नहीं डिपेंड करता एक्सएल ज्यादा है या एक्सी ज्यादा है, डजेंट मैटर, क्योंकि इवेंचुअली स्क्वायर ले लिया। तो सर्किट में करंट किस पे डिपेंड करेगा, एल की वैल्यू पे, सी की वैल्यू पे और आर पे।
और नॉट ओनली एल और सी की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, दोनों एक्सएल और एक्ससी ओमेगा पे डिपेंड करते हैं। क्यों? क्योंकि एक्सएल जो था वो था ओमेगा एल और एक्ससी जो था, विच मीन्स यदि मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाता जाऊं शुरू से, जब फ्रीक्वेंसी जीरो होगी तो ये जीरो हो गया, और जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती गई ये बढ़ता गया, ये घटता गया, तो दोनों का कंट्रीब्यूशन उस पर निर्भर करेगा। एक ऐसी स्थिति आ सकती है जब ये दोनों बराबर है। यदि तो क्या होगा? व्हेन वी से ओमेगा एल इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी। तो यदि आपकी एल और सी की वैल्यू ऐसी है और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ऐसी है कि ये बराबर हो गए, देन दिस क्वांटिटी ओमेगा इज इक्वल टू रूट एल सी, और ऐसी स्थिति के अंदर ये जीरो हो गया, करंट इन द सर्किट मैक्सिमम हो जाएगा। लेकिन जब हमने एलसी ऑसिलेशंस पढ़े थे तब हमने यह भी देखा था कि एक कोई सर्किट के अंदर सिर्फ इंडक्टर और कैपेसिटर हो तो वो दोनों आपस में ऑसिलेट करते हैं, जिनकी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी है ओमेगा 0 इज इक्वल टू 1 अपॉन एलसी। यानी यदि इफ ईएमएफ की जो फ्रीक्वेंसी ओमेगा है वो ओमेगा 0 के बराबर है, ऐसी स्थिति के अंदर करंट इन द सर्किट जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा, और उस फिनोमेना को कहते हैं रेजोनेंस। के इंटरेस्टिंग छोटी छोटी बातें हैं। करंट मैक्सिमम हो जाएगा मतलब सोर्स ऑफ ईएमएफ से, ऑल्टरनेटिंग करंट का जो सोर्स है उससे जो सर्किट को एनर्जी दी जा रही है वो I स्क्वायर R होगी, और करंट मैक्सिमम हो गया तो एनर्जी गिवन इज मैक्सिमम, है ना। तो जब कुछ देयर इज व्हेन समथिंग मैचेस देन द एनर्जी ट्रांसफर्ड इज मैक्सिमम। बट ये जो फिनोमेना है ये तो बहुत जगह काम में आता है फिजिक्स में। जब कुछ मैच कर रहा है तो एनर्जी ट्रांसफर्ड इज मैक्सिमम। हर जगह हम उसको रेजोनेंस नहीं कहते हैं, मैकेनिकल ऑसिलेशंस में भी रेजोनेंस की बात करते हैं। लेकिन एक और बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है, आप कैरम खेलते हैं, कैरम खेलते हैं तो उसके पीसेस को एक पीस जाके दूसरे को हिट करता है, दोनों का मास बराबर है, तो दिस कम्स टू रेस्ट और ये आगे जाने लगता है। वही काम बॉल्स के साथ कर लीजिए, बिलियर्ड पे देखिए, क्योंकि मास बराबर है देन द एनर्जी ट्रांसफर्ड इज मैक्सिमम। तो दिस होल्ड्स ट्रू ऑलवेज। इनफैक्ट स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा कब समझ में आता है, सबसे ज्यादा कब ग्रहण करते हैं, जब टीचर उनकी भाषा में बात करता है, तो एनर्जी ट्रांसफर्ड इज मैक्सिमम। तो हाउ मच इज एक्चुअली द एनर्जी ट्रांसफर्ड वो पता करना है। और उसके अलावा एक दूसरी चीज जो पता करनी है वो ये कि याद रहे अपना फेजर डायग्राम जो था, ये मान लीजिए हमारा BC है, इससे 90 डिग्री आगे ये VR है, और इससे 90 डिग्री आगे हमारा VL है, ये VC। और VL माइनस VC कितना हुआ? तो इसका इन तीनों का रिजल्टेंट क्या होगा? इन दोनों का रिजल्टेंट जो है ओली बाबा, ये हो गया EMF। और EMF और करंट के बीच में क्या एंगल है? ये एंगल phi, such that tangent phi is equal to XL minus XC divided by R. VL minus VC is XL by XC divided by R. And cos phi is equal to
इंपीडेंस। अब बात करते हैं पावर इन एन ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट। पावर कितना है? तो ये पावर टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है। सो कंटिन्यूअसली स्टेडी पावर नहीं है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है। एनर्जी ट्रांसफर्ड इज वेरिंग विद टाइम। और एवरेज एनर्जी ट्रांसफर्ड पर यूनिट टाइम या इन वन साइकिल वो जीरो नहीं है। क्यों? क्योंकि ये साइन स्क्वायर है, साइन होता तो जीरो हो जाती। क्यों? क्योंकि साइन ओमेगा टी ओवर वन साइकिल है जीरो। और इसका एवरेज कितना है? हाफ। एज अ रिजल्ट पी एवरेज over one cycle is I0 square R divided by 2, which is often written as I RMS square R, where I RMS is I0 divided by root 2. तो ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स के अंदर जब भी वोल्टेज की वैल्यू दी जाती है, जैसे आई आरएमएस है वैसे ही वी आरएमएस हो गया, वो हमेशा आरएमएस की वैल्यू दी जाती है। तो आपके घर में जो लाइन आती है वो 220 वोल्ट वाली लाइन, वो 220 वोल्ट जो है वो आरएमएस वैल्यू है। तो उसकी पीक वैल्यू कितनी हो जाएगी? 220 इंटू रूट 2। और हमें मालूम है दैट आई आरएमएस इज इक्वल टू ई आरएमएस अपॉन जेड. So we can write average power is ERMS upon impedance Z, और दूसरे IRMS को ऐसे ही लिख लिया। IRMS स्क्वायर है ना, एक का ये रहा दूसरा ये रहा, R ये हो गया ERMS IRMS R अपॉन Z। तो ये तो समझ में आ गया कि पावर शुड बी वोल्टेज इनटू करंट। ये आरएमएस आई आरएमएस है, आरएमएस वैल्यूज लेते हैं। ये आर अपॉन जेड क्या है? ये आर अपॉन जेड याद रहे, ये रहा cos phi. So this quantity is इसको कहते हैं पावर फैक्टर। तो मैक्सिमम पावर के लिए आप क्या चाहते हैं? मैक्सिमम पावर के लिए आप चाहते हैं cos phi की वैल्यू 1 हो, और cos phi की वैल्यू 1 हो, मतलब दिस क्वांटिटी शुड बी 1, दिस शुड बी 1। तो पूरा सर्किट का जो इंपीडेंस है वो रेजिस्टेंस के बराबर होना है। और वो कब होगा? इंपीडेंस कितना था? इंपीडेंस था और यदि मैं चाहता हूं इंपीडेंस इसके बराबर हो, मतलब ये जीरो होना चाहिए। ये जीरो होना चाहिए, मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस करीब करीब बराबर होने चाहिए। ऐसी स्थिति के अंदर करंट और वोल्टेज फेज में चलेंगे। और यदि आपका लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है, पावर ट्रांसमिट हो रहा है, तो हमेशा कोई ना कोई इंडक्टेंस रहता है, उसलिए एक्सएल बढ़ जाता है। तो क्या करते हैं? एक्सी की वैल्यू भी ऐड कर देते हैं। कैसे? बाय इंट्रोड्यूसिंग कैपेसिटर इन द सर्किट। कैसे? यदि आपने सीरीज के अंदर कैपेसिटर जोड़ दिए तो इफेक्टिव कैपेसिटर सर्किट का कम हो गया, और इफेक्टिव कैपेसिटर कम हो गया तो 1 अपॉन ओमेगा सी की वैल्यू ज्यादा हो गई। इंडक्टेंस बढ़ा, 1 अपॉन ओमेगा सी की वजह से वो रिएक्टेंस भी बढ़ गया, और ये क्वांटिटी करीब करीब। तो अल्टरनेटिंग करंट का और फायदा क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट फायदा तो यह है कि जब एनर्जी को ट्रांसमिट करते हैं तो हमेशा कुछ ना कुछ लॉसेस होंगे। एंड व्हाट इज द टोटल पावर ट्रांसमिटेड? इट इज ऑलवेज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट। सो कोई भी ट्रांसमिशन लाइन है उसके अंदर पावर विल बी V इंटू आई, और उस ट्रांसमिशन लाइन के अंदर लॉसेस कितने होंगे? लॉसेस होंगे मतलब करंट जितना ज्यादा होगा उतने लॉसेस ज्यादा होंगे। तो हम क्या करते हैं, जो एनर्जी ट्रांसफर करते हैं ट्रांसमिशन लाइन में, उसमें V को बहुत ज्यादा कर देते हैं, करंट कम हो जाता है।
तो लॉसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन सर वी ज्यादा का है, हमारे यहां तो 220 वोल्ट ही आता है। इसलिए क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन पे 220 वोल्ट नहीं है। आप देखोगे जगह जगह जहां ट्रांसफार्मर्स लगे रहते हैं वहां लिखा हुआ है 10 किलो वोल्ट, 11 किलो वोल्ट एंड सो। तो वो ट्रांसफार्मर के अंदर उसको 11 किलो वोल्ट से कम करके 220 वोल्ट करते हैं। वो एक अलग कहानी है, ट्रांसफार्मर के जब पढ़ेंगे तब बात करेंगे। तो उससे फायदा क्या हुआ? फॉर द सेम एनर्जी ट्रांसफर्ड पर यूनिट टाइम इसको बहुत ज्यादा कर दिया, करंट कम हुआ, लॉसेस कम हुए। एंड दैट इज द रीजन ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स या ऑल्टरनेटिंग करंट बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट। तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी का ऑल्टरनेटिंग करंट से ही है। वो इनिशियली कैसे प्रोड्यूस हुई एनर्जी उसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा यही है।